हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं इसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रशिक्षण और उसकी जो प्रासंगिकता है उस पर है ये वीडियो। हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण कई तरह का होता है। ये औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, या अल्पकालीन हो सकता है, या दीर्घकालीन हो सकता है। साथ ही हम देख सकते हैं कि नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा है, ये व्यवहारिक शिक्षा है ये ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग में हम जो दिया जाता है सामान्यतया जो जॉब में होते हैं तो सेवा से पहले या सेवाकालीन प्रशिक्षण होता है। अपने आप को भी हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो हम नौकरी में हैं, नौकरी में गए हैं तभी हमको प्रशिक्षण होता है। हम प्रशिक्षण अपने आप को भी दे सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं, या किसी दूसरे व्यक्ति से हम प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि प्रशिक्षण जो प्राप्त करता है, जिसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके अंदर कौशल या हुनर विकसित हो सके, जिससे कि वह किसी विशेष कार्य में निपुण और प्रवीण हो सके। अब शिक्षक को पढ़ाने का ट्रेनिंग दिया जाता है, छात्र को अभियोजित होने का, चौकीदार को पहरा देने का, या पुलिस को पुलिसिंग का, किसी कमांडो फोर्स को किसी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हम ये देख सकते हैं कि इसी जो प्रशिक्षण के आधार पर कितना कठिन कठिन जो ऑपरेशन सब होता है उसको कमांडो सब अंजाम देता है, चाहे बंधक को छुड़ाने का हो या मतलब कोई सर्जिकल स्ट्राइक का हो। तो सारे चीज़ के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, चाहे डॉक्टर हो या नर्स हो, किसान, IAS, IPS कर्मचारी, राजनेता, हर एक को ट्रेनिंग की आवश्यकता है और इससे जो है वो चार्ज हो जाता है। तो ए ट्रेनिंग मॉड्यूल इज ए सेगमेंट ऑफ एन ओवरऑल डिजिटल कॉर्पोरेट लर्निंग कोर्स दैट फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और ऑब्जेक्टिव। तो हमको कौन चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग ले रहे हैं या किस काम के लिए ले रहे हैं, उसी हिसाब से प्रशिक्षण की जो प्रासंगिकता निर्धारित होती है। अब कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी के अंदर कौशल तैयार किया जाता है ताकि वो कार्य को कुशलता तथा निपुणता से कर सके। अब इसमें जो कर्मचारी लोग होते हैं उनको दक्षता प्राप्त करना होता है, स्किल्ड होना होता है। तो हम देख सकते हैं कि प्रशिक्षण के माध्यम से निपुणता, व्यवहार, अभिरुचि और मनोवृत्तियों में सुधार होता है, साथ ही ज्ञान भी प्राप्ति होती है। जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है उनके टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं उनकी बुद्धि में तथा कौशल में भी वृद्धि होती है। तो निश्चित उद्देश्य के लिए ज्ञान तथा कौशल को इसमें सीखना होता है या सिखाया जाता है। फिर विशिष्ट कार्य को संपन्न करने के लिए कर्मचारियों के योग्यताओं में वृद्धि होती है प्रशिक्षण के द्वारा। अब सभी स्तर के कर्मचारियों के ज्ञान व कंपनी के विकास तथा कल्याण में ये प्रशिक्षण जो है सो योगदान देता है। अब हम देख सकते हैं कि कर्मचारी के विकास की एक सतत प्रक्रिया है प्रशिक्षण। विकास का एक सुनिश्चित ढंग है, ज्ञान, कौशल और मानव पूंजी में और उनके क्षमता में वृद्धि होती है। तो उपक्रम का ये उत्तरदायित्व एवं आवश्यकता है कि वो प्रशिक्षण बढ़िया से दे ताकि जो कर्मचारी लोग हैं वो रिचार्ज हो सकें। अब हम शिक्षकों को दिया जाने वाला जो प्रशिक्षण है तो उसके अंदर जो देने का ये भाव है कि वो भी चार्ज हों, एक काम से वो जो करते करते बोर नहीं हो जाए, और फिर जब आते हैं वो प्रशिक्षण लेकर के तो देखें कि बच्चा को जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें क्या हर्डल होता है, बच्चा क्यों नहीं सीख पाता है, या कुछ ही बच्चा क्यों सीख पाता है। तो कितना ढंग से हम समावेशी शिक्षा को अंजाम दे सकें, नया जो पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से बच्चा को ये कर सकें और उसके कौशल में, ज्ञान में वृद्धि हो। और विद्यार्थी जब स्कूल हमारा छोड़ता है उसके बाद वो समाज के साथ अभियोजित हो जाए
तो एक शिक्षक को इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। एक बीएड में पढ़ाया जाता है कि शिक्षक जो है छात्रनिष्ठ हो, छात्र शिक्षकनिष्ठ हो और दोनों मिल कर के समाजनिष्ठ हों। तो इस तरह से जो शिक्षक होते हैं वो राष्ट्र निर्माता होते हैं। तो उनका जो योगा के माध्यम से, पीटी के माध्यम से, या मतलब जो टीचिंग लर्निंग एड है उस सब के माध्यम से कैसे वो अपने कौशल में वृद्धि करेंगे, कैसे अपने बुद्धि में वृद्धि करेंगे, कैसे अपना जो उनका पढ़ाने का उत्तरदायित्व है, राष्ट्र निर्माण का दायित्व है, उसका संवहन वो ठीक से कर सकेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में प्रशिक्षण की प्रासंगिकता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्मचारियों जिसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसके आत्मसंतुष्टि में ये वृद्धि करता है, सफल होने के लिए ज़रूरी है और उपक्रम का उत्तरदायित्व एवं आवश्यकता है ये प्रशिक्षण। इसके आधार पर क्या होता है, प्रशिक्षण से जो प्रदर्शन हो रहा है जिस उपक्रम के लिए या जिस कंपनी के लिए या जिस संस्था के लिए या जिस कर्मचारी के लिए भी हम दे रहे हैं, तो उसके प्रदर्शन में माने बेहतर वो प्रदर्शन कर पाता है। प्रदर्शन में उसकी प्रदर्शन की गुणवत्ता बढ़ती है, शस्त्रों उपकरणों को सही ढंग से चला पाता है, नए नए तकनीक का ज्ञान मिलता है, नई सूचनाओं की प्राप्ति होती है और जो कर्मचारी लोग होते हैं उनके मनोबल में भी वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि जो शिक्षक लोग ट्रेनिंग लेकर के आते हैं उसमें से कुछ इतना चार्ज हो जाते हैं, इतना आत्मविश्वास, इतना प्रसन्नता से अपने कार्य को अंजाम देते हैं, वही जैसे पहले पनमड्डू जैसे थे। उसके बाद जो ट्रेनिंग लेकर के आते हैं तो नए जोश खरोश के साथ अपने काम में जुट जाते हैं। तो एक ही काम को जो आपको बार बार करना है, उसमें कभी मोटिवेशनल स्पीच से, तो कभी माने योगा के माध्यम से, तो कभी पीटी के माध्यम से, या फिर जो आपका सिलेबस है उसको पढ़ाने के माध्यम से जो एक्सपर्ट लोग होते हैं बहुत अच्छे ढंग से देते हैं ट्रेनिंग। अब अगर मतलब कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ावा दिया जाता है प्रशिक्षण के माध्यम से, उनको निष्ठावान बनाया जाता है। और जो कंपनी सब होती है तो कंपनी में जो ट्रेनिंग का उद्देश्य होता है वो शिक्षक का जो प्रशिक्षण है उसके उद्देश्य से अलग होता है। जहाँ कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो माल है, सामान है, उसके उत्पादन में वृद्धि एवं बाज़ार के विस्तार में वृद्धि के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम जोड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को संतुष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का समग्र विकास हो सके। अब जैसे अब APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि हर एक कली पुष्प होने के लिए, पुष्प के रूप में विकसित होने के लिए पैदा हुई है। कोई एक भी कली अगर विकसित नहीं हो पाता है तो फिर हम देखते हैं कि क्यों ऐसा हुआ है। तो कदाचित जो शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उसके मूल में ये बात है कि जो भी हम बच्चा जो कली है उसको कैसे विकसित करना है, कैसे समायोजित करना है, कैसे उसको समावेशी शिक्षा देना है, कैसे उसको आगे आने वाले जीवन के लिए अभियोजित करना है। तो इसके लिए हम देते हैं। फिर अगर मतलब अलग अलग तरह के प्रशिक्षण की बात करें तो देहातीपन को दूर करने के लिए, रूढ़िवादी विचार में परिवर्तन के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। अब कई बार हम देखते हैं कि कोई शिक्षक भी मतलब रूढ़िवादी विचार के शिकार हो सकते हैं या मतलब पिछड़ेपन के शिकार हो सकते हैं, या कई बार उनको नॉलेज नहीं होता है, या कई बार वो घर गृहस्थी में फंस करके इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रशिक्षण का एक भाव ये भी है कि मतलब जाति, लिंग, रूप, वर्ण या मतलब इलाका के हिसाब से जो पूर्वाग्रह है, जो रूढ़िवादिता है किसी धर्म के प्रति, किसी जाति के प्रति, उसको भी हम तोड़ें और एक जो राष्ट्र निर्माण है जिसमें कि सबका विकास हो, सबके लिए विकास हो और सबका विकास होगा, यही बच्चे तो भावी नागरिक बनते हैं, इसी से पूरा देश बनता है। तो अलग अलग क्षेत्र में आज जो टीचर हैं
तो उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं तो उसी में से कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, तो कोई किरानी बनता है या कोई सेना में जाता है। उसके अंदर ऐसा ईमानदारी का, कर्तव्य परायणता का, कर्तव्य निष्ठा का ऐसा बीज बोना है ताकि वो आगे जो आएंगे तो एक अच्छा, मतलब अगर वो सैनिक बन रहे हैं तो एक अच्छा सैनिक बनेंगे, एक अगर मतलब आईएएस बन रहे हैं तो एक अच्छा प्रशासक बनेंगे, एक जज बन रहे हैं तो अच्छा से न्याय कर सकेंगे, या फिर मतलब उत्तरोत्तर जो सुधार की आवश्यकता है, विकास की आवश्यकता है, उसको पर ध्यान दे सकेंगे। अब ये प्रशिक्षण जो होता है सो मतलब नौकरी में प्रशिक्षण होता है, या मतलब पदोन्नति के बाद प्रशिक्षण होता है, या पुनर्प्रशिक्षण होता है, या शिल्प प्रशिक्षण होता है, या फिर अभिमुखी प्रशिक्षण, कार्य प्रशिक्षण। ये अलग अलग तरह के जो प्रशिक्षण हैं तो उसका उद्देश्य भी अलग अलग होता है, या कभी कभी कॉमन भी उद्देश्य होता है। पुनर्परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है? तो पुनर्परीक्षण की अगर हम बात करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है तरोताज़ा रखना, रिवाइव करना, कर्तव्य पालन में वृद्धि करना। शिल्प प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है कि नए नए शिल्प का ज्ञान हो सके शिल्पी को। अभिमुखी प्रशिक्षण का होता है कि जो ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो पहली बार नौकरी में आते हैं। जैसे अभी शिक्षक की बहाली हो रही है तो सरकार विचार कर रही है कि नया नया जो टीचर लोग आएंगे उनको हम प्रशिक्षण देंगे। तो अभिमुखी प्रशिक्षण ऐसे लोगों को दिया जाता है जो पहली बार नौकरी में आते हैं। फिर चर्चा करते हैं कार्य प्रशिक्षण की, तो इसमें कार्य के बारीकी को समझाया जाता है। जैसे टीचर हैं तो कैसे आप पढ़ाएंगे, या शिल्पी है तो कैसे शिल्प का निर्माण करेंगे, या MBA के मार्केटिंग है तो उनको कैसे मार्केटिंग करना है, या ह्यूमन रिसोर्सेज वाले हैं तो चाहे तो उनको कैसे मतलब पूरा डील करना है, इस सब के बारे में दिया जाता है। अब प्रशिक्षण के आवश्यक तत्व की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं कि संस्था के उद्देश्यों और लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए प्रशिक्षण को। और कमज़ोर जो कर्मचारी होते हैं, इसमें सब कोई बढ़िया से नहीं सीख पाते हैं, कुछ कमज़ोरी भी होते हैं, तो कमज़ोर कर्मचारियों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। निरंतर चलने वाला ये होना चाहिए। फिर इसको लोचदार भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसमें रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अब प्रशिक्षण किसके द्वारा दिया जाना है? तो प्रशिक्षण जो दिया जाना है विशिष्ट या अनुभवी व्यक्ति के द्वारा दिया जाना है। तो इससे ही न कार्य करने की योग्यता में वृद्धि होगी और कार्य कुशलता में वृद्धि होगी। और अगर मतलब प्रशिक्षण के लाभ की बात करें तो इसमें उत्पादन की क्वालिटी एवं मात्रा में सुधार, श्रेष्ठ पद्धतियों को प्रशिक्षण के माध्यम से लोग अपनाता है या संस्था इंस्टीट्यूशन अपनाता है। फिर माल एवं मशीन का सही उपयोग कर पाता है। और अगर प्रशिक्षण ढंग से मिलता है तो दुर्घटनाओं में भी कमी होती है। फिर जो सुपरविज़न की आवश्यकता है, पर्यवेक्षण की आवश्यकता है, वो भी कम पड़ती है। संपरिवर्तन में कमी आती है। अब ऊंचे पदों पर जो योग्य व्यक्तियों को स्थापित करने में मदद मिलती है। पदोन्नति में ये सहायक होता है प्रशिक्षण के माध्यम से ग्रहणशीलता में वृद्धि होती है। अब इसमें कर्मचारियों के लाभ की बात करें तो उनको कार्य संतुष्टि, कार्य क्षमता एवं कुशलता में वृद्धि, उनके जीवन स्तर में सुधार होता है। और प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें कार्य का प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षण, पर्यवेक्षकों द्वारा प्रशिक्षण अपने अधीनार्थियों को, फिर यंत्रों के द्वारा भी प्रशिक्षण होता है, उद्योग में प्रशिक्षण होता है। और मतलब ये प्रारंभिक हो सकता है, पुनर्गमन वाला हो सकता है, या पदोन्नति के लिए हो सकता है, फिर सामूहिक हो सकता है, या परिसंवाद के माध्यम से हो सकता है, या व्यक्तिगत प्रशिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो प्रेरणा, अभिगमन, प्रगति प्रतिवेदन, पूर्ण या आंशिक या पुनः प्रवर्तन, व्यक्तिगत गुणों में वृद्धि, नियमावली और विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श इस प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। और मतलब कई छोटे समूह में विभाजित करके प्रशिक्षण देते हैं। प्रत्येक दल को एक गंभीर समस्या पर विचार विमर्श तथा समस्या का हल प्राप्त करना होता है। तो इस तरह से प्रशिक्षण के माध्यम से जो एम्प्लॉई होते हैं उनके गुणवत्ता में, उनके कार्य में वृद्धि होती है, इससे उनको लाभ मिलता है। लेकिन मेन बात यह है कि इसमें हम सबका समावेश करें, जो कमज़ोर कर्मचारी है उस पर अधिक ध्यान दें
और इसको निरंतर चलाते रहें तो इससे मतलब जो संस्था है और देश है उसको बहुत लाभ होगा।